गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का, जिसका नाम है इंडस्ट्रीज। और इसके अंदर मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हम लोग क्या क्या चीजें जो वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो डिफरेंट कैटेगरीज है वो पढ़ेंगे, और फिर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ेंगे हम। तो ये एक आउटलाइन था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इंडस्ट्रीज से स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो कंफ्यूजन आता है वो आता है कि इंडस्ट्री और फैक्ट्री दो बातें होती हैं। इंडस्ट्री और फैक्ट्री अल्टरनेटिवली जो है इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्लियरिटी होना जरूरी कि इंडस्ट्री क्या होता है और फैक्ट्री क्या होता है। हालांकि हम इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं हर जगह, बट इसके वर्ड का जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। इंडस्ट्री का अलग मीनिंग है, फैक्ट्री का अलग मीनिंग है। अब इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक प्रोडक्शन से डील करता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज हो सकता है। सो इसके अंदर पूरा का पूरा एक हम कह रहे हैं कि ग्रुप है, ऐसा ग्रुप जो एक साथ मिलकर, ग्रुप ऑफ कंपनीज एक साथ मिलकर जो प्रोडक्शन में डील कर रही है, जो प्रोड्यूस कर रही है। और वहीं पर अगर हम फैक्ट्रीज की बात करें तो फैक्ट्री इज अ फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट आ जाता है। फिजिकल यूनिट मतलब जैसे जहां पर प्रोडक्शन कैरी आउट किया जा रहा है, जो एक बिल्डिंग हो सकती है ना, बिल्डिंग हो सकती है, एक रूम हो सकता है जहां पर प्रोडक्शन की एक्टिविटी कैरी आउट की जाती है। सो द मेन डिफरेंस इंडस्ट्री और फैक्ट्री में ये मैंने बता दिया आपको कि इंडस्ट्री क्या है। इट्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ कंपनीज, जब एक साथ मिलती है, लार्ज ग्रुप ऑफ कंपनीज जो एक साथ मिलकर प्रोडक्शन का काम करती है, वो इंडस्ट्री में आ जाता है। तो ये लार्जर स्केल है, इसका स्केल क्या है? लार्ज है। और ये नैरो, ये फिजिकल यूनिट के साथ डील करता है, इस चीज के जहां पर प्रोडक्शन का काम किया जाता है। सो ये पहला पॉइंट था कि स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री और फैक्ट्री में क्या डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर। तो इंडस्ट्री और फैक्ट्री तो पता चल गया। अब क्लासिफिकेशन क्या है? वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं। तो किस बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं वो हम देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफाई रॉ मटेरियल के बेसिस पर कर सकते हैं, पहला। दूसरा तो रॉ मटेरियल के बेसिस पर, पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। तो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ। अब रॉ मटेरियल कहां से आपको मिल रहा है? रॉ मटेरियल क्या होता है सबसे पहले ये पता करें। रॉ मटेरियल, अब जब भी कोई चीज आप बनाने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है उसके लिए? जो इनिशियल स्टेजेस में जो चीज लगती है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप एक जूट बैग बनाना चाहते हैं, आपकी एक छोटा मोटा बिजनेस से काम है, जो जूट बैग आप बना रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या लगेगा? जूट लगेगा। सो जो जूट है वो क्या है? आपका रॉ मटेरियल। अब वो रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है? क्या वो एग्रीकल्चर से आ रहा है या क्या वो किसी और जगह से आ रहा है? तो वो डिपेंड करता है। इसीलिए हम सबसे पहले जो एग्रीकल्चर मिनरल बेस्ड आ रहा है कि एग्रो बेस्ड आ रहा है, या फिर मैराइन बेस्ड आ रहा है, या फिर फॉरेस्ट बेस्ड आ रहा है। तो चार में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। दूसरा मैंने आपको कहा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तीसरा मैराइन बेस्ड, और चौथा फॉरेस्ट बेस्ड। अब देखिए, इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये मेन पॉइंट याद रखना है। अगर आपको मेन पॉइंट याद है, आप इजी अपना आंसर जो फॉर्म कर सकते हैं। अब रॉ मटेरियल अगर एग्रीकल्चर से आ रहा है, जैसे मैंने जूट का एग्जांपल लिया, कॉटन का एग्जांपल लिया, अगर रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है तो उन इंडस्ट्रीज को हम कैटेगराइज कर सकते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंडर। वहीं पर अगर जो हमारा रॉ मटेरियल है वो मिनरल से आ रहा है तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर। तो रॉ मटेरियल कहां से मिल रहा है? अगर मिनरल से, तो उसके अलावा जैसे कि हम मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह है ना, आयरन, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज जो होती है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है।
सोर्सेज से आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा मैरीन बेस में आ जाता है, ठीक है। सी फूड वगैरह आप एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। तो एक एक एग्जांपल आप लिख रहे हैं, यहाँ पे कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री आप लिख सकते हो, कॉटन जूट इंडस्ट्री, ठीक है। यहां पर आप ऑटोमोबाइल्स लिख सकते हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यहां पर आप सी फूड लिख सकते हो और यहां पे प्लाईवुड लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने 4 आपको एग्जांपल्स बता दिए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज of which the raw material is derived from agriculture. Next, mineral based industries are those industries जिनका raw material कहां से आता है, मिनरल से आता है। थर्ड वन marine based, जिनका raw material कहां से आ रहा है, समुद्र से आ रहा है, पानी से आ रहा है। और फॉरेस्ट बेस्ड, जिनका raw material कहां से आ रहा है, फॉरेस्ट से आ रहा है, ठीक। आई होप ये आपका टॉपिक पहला क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा की इंडस्ट्रीज, ये तो थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल खत्म हो गया। अब इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम देखते हैं। इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ, साथ में आप नोट करते चले, साइज। साइज क्या है? अब देखो हर एक इंडस्ट्री जो होती है वो एक साइज की नहीं होती है। कुछ बहुत सारी एमएनसीज होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, कुछ छोटी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है। तो साइज के ऊपर अगर हम देखें तो साइज रेफर्स टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब इसमें एक पॉइंट आ जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो इनिशियल पैसा, इनिशियल मतलब शुरुआती, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो शुरुआती पैसा आप लगा रहे हैं। मैं 1 लाख से बिजनेस शुरू कर रहा हूं, 1 लाख से शुरू होने वाला बिजनेस अगर कोई भी है, या 1 लाख से शुरू होने वाली कोई छोटी मोटी मैंने क्या शुरू कर दी, इंडस्ट्री शुरू कर दी, तो वो मेरे किसके अंदर आ जाएगी? उसका साइज क्या होगा? इंडस्ट्री ऑन द बेसिस एक छोटे साइज की इंडस्ट्री होगी। तो डिपेंड करता है कि कैपिटल आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी क्लासिफिकेशन आती है सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरी आ जाती है हमारी, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये दो मेन आ जाती है इसमें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब स्मॉल स्केल का आप एग्जांपल दे सकते हो, क्या क्या एग्जांपल आ सकता है इसमें? इसमें आ जाता है हमारा हैंडीक्राफ्ट्स आ जाता है, बास्केट वीविंग आ सकता है, चॉकलेट मेकिंग जो आता है, कन्फेक्शनरीज जो घर में सेटअप करते हैं लोग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 1 to 5 लाख के बीच में जो बिजनेस शुरू हो जाता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है वो प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इनका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा होते हैं, मतलब वो क्वांटिटी जो प्रोड्यूस होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉलोइंग दे दिए जाएंगे 4-5 और उसमें से क्लासिफाई करने के लिए दिया जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कौन सा और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। तो आपको ख्याल रखना है। तो दोबारा बताते हैं, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज 2 टाइप्स की होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिनका जो प्रोडक्शन वॉल्यूम होता है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में क्या होता है, प्रोडक्शन का वॉल्यूम काफी बड़ा होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, छोटी होती है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये 2 टाइप्स हमने पढ़ी है, बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल पढ़ लिया और बेस्ड ऑन साइज भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, ठीक है, थर्ड टाइप इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। चलिए हम वो भी देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप में क्या हो जाता है, ओनरशिप मतलब बिजनेस कौन चला रहा है। अब बिजनेस को एक इंडिविजुअल चला सकता है, बिजनेस को एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चला सकते हैं, एक से ज्यादा बंदे मिलकर चला रहे हैं। उसके अलावा क्या हो जाता है, गवर्नमेंट बिजनेसेस अलग होते हैं, है ना, प्राइवेट बिजनेसेस अलग होते हैं। तो उस हिसाब से कि कौन उस बिजनेस को, कौन उस इंडस्ट्री को ओन कर रहा है, उसके बेसिस पर जो बताया गया, सबसे पहले आता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। क्या आ जाता है, नंबर 1 मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पीवीटी, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आ जाती है इसमें। दूसरे आ जाती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आ जाती है,
ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, और तीसरी आ जाती है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, अब नाम से पता चल जाता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, कुछ इसके फीचर्स होते हैं। फीचर्स क्या, कुछ खासियत होती है। ओनर्स तो होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओनर्स होते हैं, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं। दूसरी बात, इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेन प्रॉफिट होता है, मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि भाई उन लोगों ने क्या करना है, कुछ भी हो वो सोशल वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेंगे, वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहेंगे किसी भी तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर जिनका मेजॉरिटी शेयर जो किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट उनको रन करती है। ऊपर वाला जो मैंने बताया प्राइवेट सेक्टर ओन एंड मैनेज और रन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, सेकंड वाला पब्लिक सेक्टर ओन एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, और थर्ड जो ज्वाइंट सेक्टर जो हमारे इंडिया में ज्यादा प्रेवलेंट होता है कि जिसके शेयर्स होते हैं डिवाइड किए होते हैं पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट के बीच में, मान लो 49-51 के हिसाब से चल रहे हैं जो भी शेयर होगा, तो ज्वाइंट सेक्टर में क्या हो जाता है, दोनों मिलकर प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर्स मिलकर प्रोडक्ट मतलब उसको ओन भी करते हैं और उसको मैनेज भी करते हैं। सो ये तीन किस्म की इंडस्ट्रीज मैंने आपको बता दी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सो तीन बेसिस हमने पढ़ लिया, और एक और लास्ट में इसमें अलग से एक और आता है, वो है कोऑपरेटिव्स। आपने सुना होगा कोऑपरेटिव्स, ठीक है, कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज owned and operated by producer और suppliers of the raw material। अब इन तीन की बात क्या होती है कि इनका रॉ मटेरियल का सप्लायर कोई और होता है, प्रोडक्शन ये लोग कैरी आउट करते हैं। कोऑपरेटिव में क्या डिफरेंस है, अमूल हम बात करते हैं, अमूल इंडिया की कोऑपरेटिव एक किस्म का है, वो उसमें क्या होता है कि जो लोग रॉ मटेरियल भेजते हैं वही लोग आगे जाके प्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं मिल्क का, मिल्क एक रॉ मटेरियल है जो आ रहा है, और आगे जाके जो डेयरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अमूल के, जैसे आइसक्रीम बन रही है या और चीजें बन रही है, तो वही लोग हैं वो जो रॉ मटेरियल भी ला रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं और वही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इस किस्म की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसको हम कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज कहते हैं। सो तीन किस्म की कैटेगरीज बता दी हमने। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है फैक्टर्स जो हमने देखने होते हैं इंडस्ट्रीज को सेटअप करने से पहले, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, ठीक। अब देखिए ये फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये आपने याद नहीं करना है, एज एन इंडस्ट्री सोचना है कि मैं एक इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहा हूं। अगर मैं कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री है, बिजनेस सेटअप करने जाता हूं, तो कौन सी चीजें जो मैं अपने दिमाग में रखता हूं, ये आप अपने आप से पूछो, आपको जवाब मिल जाएगा। भाई कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी तो क्या चीजें देख सकते हो, अभी बुक से रेफर नहीं करूंगा मैं, अपने इंडिविजुअल आप बात ले लो कि कोई भी बिजनेस, मान लो एक इंडस्ट्री से मैं जा रहा हूं, मैंने इंडस्ट्री सेटअप करनी, आप क्या देखोगे, सबसे पहले चीज हम देखेंगे कि भाई क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, हाँ रोड साइड होना चाहिए, हम आज घर भी बनाते हैं हम देखते हैं रोड साइड होना चाहिए, है ना, रोड साइड होना चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, साथ में मतलब सर्विसेज डोर स्टेप के नजदीक होनी चाहिए, ये चीजें। तो एक इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले भी हम कुछ चीजें हैं जो हम मद्देनजर रखते हैं, ये चीजें हमने देखनी है, उसके बाद जाके हम इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे उस एरिया में, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज बनानी है उसके लिए रॉ मटेरियल लगता है। अगर रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, फॉर एग्जांपल मैं कन्याकुमारी से रॉ मटेरियल ला रहा हूं, जेएंडके में इंडस्ट्री सेटअप कर रहा हूं, तो सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी लोकलाइज्ड, रॉ मटेरियल होना चाहिए मेरे पास सब नजदीकी, जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहीं पर नजदीक में क्या करता हूं, अपनी एक इंडस्ट्री सेटअप कर सकता हूं इजीली। उसके बाद वाटर नेक्स्ट आ जाता है, वाटर एज एन रिसोर्स, तो हमने पढ़ा है कि वाटर एज एन एनर्जी रिसोर्स, है ना, पानी का इस्तेमाल इंडस्ट्री विदाउट वाटर विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट। नेक्स्ट आ जाता है लेबर, थर्ड, इवन दो टेक्नोलॉजी हाई होने के मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी कि सारा काम मशीनरी करती है, बट मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, तो लेबर की अवेलेबिलिटी होना भी काफी जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा
पावर, ठीक है। चौथा क्या आ जाता है? पावर। ऑब्वियस सी बात है, ये तो कुछ समझाने की बात नहीं है, पावर का होना तो जरूरी, इतना मशीनरी सेटअप चलाना है। छठा आ जाता है हमारा कैपिटल। कैपिटल मैंने आपको पहले बताया, कैपिटल क्या होता है? जो इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आप उसमें लगा रहे हो, दैट इज कैपिटल, ठीक है। सिक्स आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट, टीटीपी लिख रहा हूं। अब इन पॉइंट्स को जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सप्लेन कर दिया। भाई रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा तभी कोई चीज आप क्या बनाओगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर पाओगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल क्यों कंसीडर करना है? लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल क्यों कंसीडर करना है? कि आप अगर जिस एरिया में इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो वहां पर आपको नजदीकी है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री की बात करता हूं, जम्मू एंड कश्मीर में शुगर इंडस्ट्री क्यों नहीं सेटअप हो रही? भाई यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन नहीं है, तो यूपी में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, जिस एरिया में शुगर केन बनता है साथ में इंडस्ट्री सेटअप शुगर की बन गई, शुगर बेस बन गई। तो नेक्स्ट वाटर। सो वाटर का होना जरूरी किस लिए? कि बहुत सारी एक्टिविटीज जो इंडस्ट्रीज में कैरी आउट की जाती हैं, विदाउट वाटर वो एक्टिविटीज नहीं हम कर सकते। थर्ड पॉइंट लेबर, पहले बता दिया मैंने, इवन दो डिजिटलाइज होने की वजह से, मतलब टेक्नोलॉजी अपलिफ्ट हो चुकी है, बट फिर भी जो मशीनरी उसके अंदर वो किसने ऑपरेट करनी है, वो लेबर होना बहुत जरूरी है। तो लेबर, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पावर। ये तो ऑब्वियस सी बात है, पावर चाहिए, इतना बड़े सेटअप रनअप करना है, मशीनरी रन करनी, पावर क्या होना जरूरी है। पांचों बताया कैपिटल। अब पैसा ही नहीं होगा इंडस्ट्री क्या सेटअप करेंगे, मतलब इनिशियल कैपिटल हमारे पास इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। और लास्ट में जो भी आप अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो आपका सर्कल तभी चलेगा जब आप अपनी प्रोडक्शन को थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थ्रू ट्रांसपोर्ट आप भेज पाओगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है कि मार्केट, ठीक है, ये 7वां पॉइंट, मार्केट होना बहुत जरूरी है। मैं हिमालय की पहाड़ी पे जाकर अगर प्रोडक्शन करूंगा तो इट विल बी ऑफ नो यूज। सो मार्केट का होना बहुत जरूरी कि ये मैंने जो प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल मैं डील कर रहा हूं शुगर में, तो यहां से मैं शुगर का अगर मार्केट ही नहीं है तो कहां बेचूंगा उसको? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और यस आंसर जब आपने लिखना है तो इन मेन पॉइंट्स को पहले हाईलाइट कर दो और फिर अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर दो। सो ये आ गया हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, ठीक। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, लास्ट टॉपिक आज का जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है मैं आपको बता देता हूं। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम पे जाने से पहले सिस्टम बोर्ड, सिस्टम क्या होता है, ठीक है, सिस्टम क्या होता है? जैसे आपने कंप्यूटर सिस्टम सुना है, सिस्टम क्या होता है? जो जिसमें हर काम सिस्टमेटिकली होता है ना। फार्म सिस्टम आपने सुना है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम आपने सुना। वैसे इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है? हर एक सिस्टम में इनपुट होते हैं कुछ, ठीक है, प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है। ये तीन मेजर चीज, 1, 2 एंड 3, कोई भी सिस्टम आप ले लो, कंप्यूटर सिस्टम है, इनपुट्स आप देते हो, प्रोसेसिंग होती है, फिर आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो वैसे ही इंडस्ट्रियल सिस्टम में इनपुट्स क्या क्या है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, और आउटपुट्स हमें क्या मिलते हैं, दैट कम्स अंडर इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो इनपुट्स क्या क्या है मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या इनपुट आप लगाते हैं? आप रॉ मटेरियल लगाते हैं, ठीक है। तो क्या इनपुट है? रॉ मटेरियल है, लेबर है, कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है। क्या है? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, ठीक है। उसके अलावा लेबर, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड, पावर एंड एक्स्ट्रा जो बिल्डिंग वगैरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका लगता है। प्रोसेसिंग में क्या हो जाता है? प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है? इसमें आ जाता है हमारा जो भी एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व इन conversion of raw material into finished goods, ठीक है। तो प्रोसेसिंग में क्या आ जाता है कि कोई जो भी एक्टिविटीज आप करते हो इस रॉ मटेरियल को या इस इनपुट को कन्वर्ट करने में फिनिश गुड्स में, और आउटपुट हमें क्या मिलता है? आउटपुट हमें मिलता है जो प्रोडक्ट आपको मिलता है, जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो आ गया आपका आउटपुट। तो दिस होल सिस्टम इज नोन एज
इंडस्ट्रियल सिस्टम, दिस इज हाउ एन इंडस्ट्री वर्क्स। तो तीन मेन चीजें बताई, इनपुट्स दे दिया हमने, रॉ मटेरियल दे दिया, लेबर दे दी, कॉस्ट ऑफ लैंड दे दिया, पावर दे दी, उसके बाद प्रोसेसिंग हो गई, फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया और आउटपुट हमारे पास क्या आया, फिनिश प्रोडक्ट आया। ठीक है, तो विद दिस टॉपिक आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से अब हम आपके साथ